Namaskar. I am Dr. Ashwini Maichan, and with us is today Colonel Dinesh Pawar and Mrs. Meenakshi. आज हम बात करेंगे कि स्पाइन में जब प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, जब बैक एक होता है एंड दोज रिलेटेड इश्यूज़, पेशेंट सर्जरी तक कैसे पहुंचता है, क्या उसकी जर्नी रहती है पेशेंट की, व्हाट द पेशेंट गोज़ थ्रू. बहुत कम पेशेंट हमें ऐसे मिलते हैं जो इतना क्लियरली और इतना इलोकेंटली उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं जितना दिनेश जी कर रहे हैं. तो मुझे लगा कि हमें एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए उन लोगों के लिए हु आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन. तो दिनेश जी, पहली बार आपको बैक एक कब हुआ? मुझे ये करीब 6-7 साल पहले हुआ था. मैं थोड़ा घर घर में अगर वॉक कर रहा हूँ या बैठ रहा हूँ तो मुझे पहले पैर में एक झंझनाहट से महसूस. विच साइड? मुझे इनिशियली राइट लेग से स्टार्ट हुई. तो वो मुझे एक महसूस होती थी. थोड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी वाइफ की साइड सब डॉक्टर्स हैं. मैंने उन लोगों को भी कहा कि भाई मुझे ये महसूस हो रहा है. हाँ, तो मुझे ये एक इंडिकेशन मिलनी स्टार्ट हो गई थी कि कुछ स्टार्टिंग हो रही है बैक की. उससे मतलब झंझनाहट थी प्लस बैक एक था? उस टाइम पे इनिशियली बैक एक नहीं स्टार्ट हुआ था. स्टार्ट झंझनाहट से हुआ था. पर धीरे धीरे झंझनाहट के साथ बैक एक आ गई थी. विद इन 2-3 मंथ्स जो है बैक एक आना स्टार्ट हो गई थी. शुरू में मुझे इस जगह राइट साइड में ही आई थी. एंड इट हैपेंड 6 years बैक? हाँ, मोर देन 6 years बैक. ठीक है, ठीक है. और फिर ये धीरे धीरे मुझे लगा कि राइट का कम हो गया है और ये लेफ्ट लेग में शिफ्ट हो गई है. सिमिलर सिम्टम्स जो है. और उससे लेके तब से लास्ट 6 years में ये मुझे लेफ्ट लेग में है. और मुझे ये सिर्फ वॉकिंग और स्टैंडिंग में है. पहले क्या होता था कि मैं 1 किलोमीटर वॉक किया तो मुझे पेन होने लगा. मैं 2 मिनट के लिए बैठ गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ. मतलब बैठने का तो ये होता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स, मे बी 30-40 सेकेंड्स मेरा पेन खत्म हो जाता है. वॉक करूँगा, फिर 1 किलोमीटर वॉक कर लिए, फिर पेन हो गया, फिर बैठ गए. तो उस तरीके से लाइफ मैनेज हो रही थी. एंड पेन मीन्स बैक एक एंड लेग पेन बोथ? मुझे बैक एक ज़्यादा होता है उसमें. और जब बिल्कुल एक्यूट हो जाता है वो, तब वो मेरी लेग में मुझे लेग मीन्स आपके ग्लूटियल रीजन में? ग्लूटियल रीजन में होता है, काफ रीजन में होता है. थोड़ा थाई में भी बैक साइड में मुझे फील होता है, बैक ऑफ द थाई. और थोड़ा सा यहाँ तक आता है. हाँ. और वो जो कहते हैं कि भाई लेग नम हो गया या सुन हो गया, वो मुझे इतना महसूस नहीं होता. पर मुझे पेन महसूस होता है उसमें. जब आपको पहली बार पेन शुरू हुआ था तो डू यू रिमेंबर एनी एपिसोड कि आपने कोई हैवी वेट उठाया है या कोई एक्सर्शन किया था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. या ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई कि मैंने अचानक कुछ किया और मुझे पेन आ गया है. ये बहुत धीरे 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 डेवलप हुआ. मैं मतलब आपको अगर और पीछे लेके जाऊं, मैं 2004 और 5 में पोस्टेड था इन्फेंट्री स्कूल मऊ में जी. तो आर्मी में क्या होता है कि जो मेस में फंक्शन होते हैं, पार्टीज होते हैं, तो ज़्यादातर वो स्टैंडिंग ही होते हैं. कि 4 घंटे आपका फंक्शन चल रहा है तो आप खड़े ही रहोगे उसमें. सारी बातचीत भी खड़े होके होती है, खाना भी सब कुछ खड़े होके होता है. तो मुझे उस टाइम पे ये हल्का हल्का, जब अगर मैं ज़्यादा देर खड़ा होता था, सपोज करो मैं 2 घंटे 3 घंटे खड़ा हूँ, तो मुझे बैक में पेन होता था और मेरा मन करता था कि मैं बैठ जाऊँ. तो मैं बीच बीच में ब्रेक लेके सोफे पे बैठ गया. 10 मिनट 15 मिनट मैंने वहाँ रेस्ट किया, वो पेन खत्म हो गया, फिर जाके मैंने अपना फंक्शन अटेंड किया. तो ये शायद स्टार्टिंग तो वहाँ से हो गई थी. तो ये सडनली नहीं हुआ, धीरे धीरे डिजनरेट हुआ है. जब हमें तकलीफ होती है तो हम उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी ढूंढते हैं. बिल्कुल. तो 6 years में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया? अच्छा, इस 6 years में जब शुरू में ये हुआ तो मैंने नॉर्मल जो पेन के लिए होते हैं, आपने स्प्रे लगा लिया, आपने पेन के सेल्फ मेडिकेशन ऑइंटमेंट लगा लिए. अच्छा, इन चीज़ों से मुझे शुरू में रिलीफ मिला है. और जो मुझे पेन होता था मैंने थोड़ा लगाया, मुझे रिलीफ मिल रहा है. तो इनिशियल स्टेज में मेरा क्या था कि ये जितनी भी पेन को रिड्यूस करने की मेडिसिन हैं, और खासकर जो आप बाहर से अप्लाई करते हो बॉडी पे, उन्हीं से मैनेज हो रहा था. तो इनिशियली मैं कहूँगा कि 1 साल 1.5 साल या इवन
अप टू 2 इयर्स मैं इसके साथ इजीली मैनेज कर पा रहा था कि एक बार सुबह अपना एक क्रीम लगाई, एक बार शाम को लगाई और आप पूरा दिन नॉर्मल काम कर पा रहे हो। पर इसकी रिक्वायरमेंट या वो कंडीशन धीरे धीरे डिटोरेट होती रही, फिर पता लगा कि भाई खाली आपका क्रीम से काम नहीं चल रहा है। फिर मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना स्टार्ट किया। तो शुरू में तो वही पेन किलर डिक्लोफिनेक टाइप की टैबलेट्स, उनसे भी अच्छा खासा रिलीफ मिलता था। ये फिर मैं फिजियोथेरेपी पे आया। मुझे ध्यान है शायद मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम जो है फिजियोथेरेपी कराई थी। फिजियोथेरेपी करने से मुझे इतना रिलीफ मिला कि मैं कंटिन्यूसली 4 किलोमीटर तक इवनिंग वॉक कर पाया। पर ये सारे ट्रीटमेंट से रिलीफ मिले हैं, पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। वो धीरे धीरे क्या हुआ, फिजियोथेरेपी कर लिया, उसका भी आपको असर कम ही लगा, वो कम होता गया कि बाद में फिजियोथेरेपी से भी उतना रिलीफ नहीं मिलता। अभी ये स्टेज है कि मैंने रिसेंटली भी फिजियोथेरेपी कराई है। फिजियोथेरेपी कराओ, उसके बाद आप घर के अंदर ही अगर वॉक कर रहे हो तो उसी में आपको 2-3 मिनट बाद पेन डेवलप हो जाता है। तो डायग्नोसिस कहीं मिला आपको कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आपको? अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जितनी भी मैंने एमआरआई कराई उनमें थोड़ा सा डिस्क बाहर नजर जरूर आती है, पर जो कैनाल की विड्थ है, अभी भी डायमीटर है वो अच्छा मेंटेन है। हाँ, वो उसको देख के कोई भी ये नहीं कहता है कि भाई इससे आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो मेरे जो क्लिनिकल सिम्टम है मेरी एमआरआई फाइंडिंग से नहीं मैच कर रहे, और उसी वजह से मुझे डॉक्टर से अलग अलग टाइप की एडवाइस मिली है। अगर कोई डॉक्टर खाली मतलब एमआरआई फाइंडिंग पे जा रहे हैं तो मुझे कहते हैं आप तो बिल्कुल फिट हो, आपको होना ही नहीं चाहिए। अब मैं डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ नहीं होना चाहिए, पर मुझे हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पेन है। तो शायद वो कोरिलेट नहीं हो पाए उसमें एमआरआई में, उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स का जो कोरिलेशन वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। हमारी डिस्कशन हुई थी 6 महीने पहले, हाँ जी, सर्जरी के बारे में। पहली बार शायद सर्जरी एडवाइस की गई आपको या से पहले? नहीं, मुझे 2018 में भी मैं इनफैक्ट 2018 में अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ यूएस में था, उनको भी बैकएक की प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई मैं एक इंजेक्शन लेती हूँ और 1 साल तक बिल्कुल ठीक रहती हूँ, क्या आप भी इंजेक्शन ले लो। मैंने आके इंडिया में वो बात की डॉक्टर से कि भाई मैं ये इंजेक्शन लेना चाहता हूँ। तो उनका कहना ये था कि आप ये इंजेक्शन ले लीजिए, पर आपको इससे रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। उस टाइम शायद मैंने वो मतलब मैं कन्विंस नहीं था कि स्ट्रेट वे मैं सर्जरी के लिए जाऊं। तो मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं आप मुझे इंजेक्शन दीजिए। तो वो उन्होंने जो स्पाइन में इंजेक्शन दिया उससे मुझे 2-3 दिन के लिए रिलीफ मिला और मैं वापस उसी पे था। तो शायद सर्जरी की रिक्वायरमेंट उस स्टेज पे भी थी जिसको मैं अवॉइड कर रहा था। जी। ओके, तो हमारा जो क्लासिकल केस होता है ना स्पाइन का, उसमें क्या होता है कि डिस्क बाहर आ जाती है, डायमीटर कम हो जाता है, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। एमआरआई देखते हैं, बता देते हैं कि हाँ जी आप सर्जरी करिए। उसको कहते हैं हम स्लिप डिस्क, PIVD कहते हैं। आपका केस है डीजेनरेटिव स्पाइन का। डीजेनरेटिव स्पाइन में जैसे हमारे नी में आर्थराइटिस हो जाती है विद एज, थोड़ा सा हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है, फिर अल्टीमेटली एट सम स्टेज पीपल गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। इसी तरह स्पाइन इज़ ऑल्सो ए मोबाइल ऑर्गन, तो इसमें जहाँ भी मूवमेंट्स होती हैं, फ्रिक्शन होता है, तो उसमें डीजनरेशन हो जाती है, किसी को जल्दी किसी को लेट। तो अगर हम स्पाइन का एक मॉडल देखें, ये हमारा स्पाइन का मॉडल है, दिस इज़ फ्रंट एंड दिस इज़ बैक, और इसमें अगर देखें तो कैनाल है, दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। तो नॉर्मली इस तरह से अगर डिस्क बाहर आ जाती है, डायमीटर कम हो जाता है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम इस पार्ट को रिमूव करेंगे, सिम्टम्स विल बी गॉन। लेकिन अगर आप देखें तो सेगमेंट, ये मूवेबल सेगमेंट है, ये देखिए ये मूवमेंट होती है, एट एवरी सेगमेंट देयर इज़ ए मूवमेंट एंड विच इज़ द कॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पाइन। तो इस ये जो छोटा सा जॉइंट है ये वाला बिटवीन द 2 बोन, जिसको हम कहते हैं फेसेट जॉइंट, तो जब बार बार इसमें मूवमेंट होती है, डिजनरेशन होती है, तो फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो जाती है। और जब आर्थराइटिस होती है, जैसे नी में हमने देखा हो, हड्डी बढ़ जाती है, धीरे धीरे एक्स्ट्रा बोन बन जाती है, ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं, एंड दे स्टार्ट प्रेसिंग द नर्व्स हियर, फोरामेनल स्टेनोसिस जिसको कहते हैं। इट्स नॉट द सेंट्रल स्टेनोसिस, इट इज़ द पेरिफेरल स्टेनोसिस, यानी कि
जो लेटरल पार्ट है आपकी, जो आउटर पार्ट है कैनाल का, वो टाइट हो जाता है। आर्थराइटिस है तो बैक एक हो रहा है, और आर्थराइटिस की वजह से फोरामेन का डायमीटर कम हो रहा है, विच इज़ कॉजिंग द लेग पेन। तो आप उस स्टेज पे हैं जहाँ डिजनरेशन इज डोमिनेटिंग द स्टेनोसिस। कुछ लोगों का स्टेनोसिस इतना डोमिनेट कर जाता है कि वो बैक एक भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जहाँ डिजनरेशन है, जहाँ मूवमेंट्स बार बार हो रही है, नी में तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं नी को, बट इट इज़ सच ए स्मॉल जॉइंट, वी कैन नॉट रिप्लेस इट, वी कैन ऑब्लिटरेट द मूवमेंट्स। जब मूवमेंट्स ही बंद हो जाएंगी तो पेन ख़त्म हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बोन बनी है उसको हम रिमूव कर देंगे, तो आपका डायमीटर जो लेटरल पार्ट का है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मूवमेंट कम करने से, यानी कि फ्यूज़न करने से बैक एक चला जाएगा, और एक्स्ट्रा बोन हटाने से आपका जो लेग पेन है वो चला जाएगा। क्योंकि मुझे मतलब एक चीज़ काफ़ी परेशान कर रही थी कि मुझे अपना करेक्ट डायग्नोसिस नहीं मिल पा जी रहा जी था। जी जी। जो मैं डॉक्टर से पूछता था कि मैं बैठा हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है, अब मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, तो क्या चीज़ मेरी स्पाइन में हो रही है जो मुझे पेन दे रही है। जी जी। कोई ना कोई चेंजेस तो वॉकिंग के टाइम आते हैं। अनफॉर्चुनेटली एमआरआई लेट के है, उस टाइम पे वो चेंजेस नहीं बिल्कुल, होंगे, बिकॉज दैट इज अ स्टैटिक पिक्चर, वो हाँ, डायनामिक वो नहीं। स्टैटिक पिक्चर है, और मुझे डायनेमिक में तो आपका फेसेट जॉइंट जब मूव करता है तो आपको पेन स्टार्ट हो That is जाएगा। what he used to say कि अगर ये बिल्कुल वॉक करके एमआरआई करेंगे ना, then they will be able to see, but that is not possible. हाँ तो वैसे डायनामिक एमआरआई भी होती है, हाँ बट इट्स मोर ऑफ ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। हाँ क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो अनफॉर्चुनेटली यही प्रॉब्लम थी कि अगर डॉक्टर ने ये नहीं देखा कि भाई एमआरआई ठीक है पर फिर भी पेन है, तो अब ये किस वजह से And है? after Yes, all yes. type of, we have done homeopathy, Ayurvedic, हाँ मैंने हर टाइप का मैं allopathy. ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, हर टाइप का उसमें। कुछ वो मसाज वाले और हाँ कायरोप्रैक्टर वो सब। वो भी की करवाया, मैंने, उनसे oil भी मैंने लेके आए। मैंने कोई नहीं एक छोड़ा। मैं जोधपुर में कोई आप famous जोधपुर है। में भी वहाँ इतनी भीड़ लगती है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, हाँ। पर सुबह आपको 5 बजे जाके लाइन में लगना पड़ता है। ऑयल देते हैं, खाली ऑयल देते हैं बस, मसाज करना। And वो then, मसाज किया एक और बार आप मसाज करके they tell हाँ, you कि do it like this. तो मैंने ये रियलाइज किया कि जितना भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो मुझे कोई रिलीफ नहीं दे रहा। रीजन क्या है कि ये तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। यस। अगर बोन आपकी आपस में टच हो रही है, उससे पेन हो रहा है, तो वो आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से जाएगा नहीं। Exactly. तो इस वजह से मैंने अब जाके फिर सर्जरी का डिसाइड किया। पर इनिशियली मैं भी सोच रहा था कि खाली डिस्क थोड़ी सी बाहर है और उतना पार्ट निकल जाएगा तो ये बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन होगा, पर कोई बात नहीं। अल्टीमेटली एम ही है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक होना है हमें। तो ऐसा स्पाइन में ना, जैसे हम सोचते हैं कि डिस्क इज़ ए प्रॉब्लम, दैट इज़ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पाइन में बहुत तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो हमें जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प ये थी कि आपने सिम्टम्स को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, तो मेरी चीज़ें आसान होती चली गई, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी बातें, एमआरआई एंड एक्सरे। एमआरआई एक्सरे बोल नहीं सकते, हाँ वो तो नहीं बताएंगे, आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन से फिर हमने ये गैदर किया और मैच किया कि येस यू हैव ए डायनामिक प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए स्टैटिक प्रॉब्लम। डिस्क बाहर नहीं है, यू हैव आर्थराइटिस, यू हैव ए डिजनरेटिव डिस्क डिजीज, वी विल फ्यूज इट एंड द प्रॉब्लम विल डिसअपियर। अच्छा मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ, जो मेरी प्रोफेशन में लाइफ रही है और जिसमें मतलब 90% फिजिकल एक्टिविटीज़ रही है, चाहे जब मैं 84 में आर्मी की ट्रेनिंग में था तो उसमें भी हम जैसे 90 किलोमीटर का मार्च होता था, अच्छा। ओवर 2 नाइट्स विद 25 kgs ऑफ वेट, और वो कंपटीशन होता था। ये नहीं कि आप अपनी स्पीड से चलते आ रहे हैं, नहीं, वो पूरे मतलब हर ग्रुप का कॉम्पिटिटिव था और आपके टाइमिंग ले जाते थे, तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते थे। फिर मैंने कमांडो कोर्स भी किया, उसके बाद मैं वैली में, मतलब हर जगह ये रहा है कि मैं वेट लेके और मैंने अपने आप को स्ट्रेच किया है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन अब आ रहा है। इसमें ना, मतलब आपकी बात से मैं दो चीज़ें इन्फ्रेंस निकाल रहा हूँ। वन की जो भी आपके ट्रेनर हैं, इन केस दे हैपन टू वॉच दिस वीडियो, वन की उनको ना एक ही तरह का स्ट्रेस सारे कैंडिडेट्स को नहीं देना चाहिए। एट सम स्टेज देयर शुड बी सम फिल्टरिंग मैकेनिज्म कि ये बच्चे इस कैपेबिलिटी के हैं, ये इस कैपेबिलिटी के हैं। सबका स्पाइन, सबकी मसल्स एक जैसी नहीं होती हैं।
तो वन, देयर शुड बी फिल्टरिंग मैकेनिज्म. सेकंड, देयर शुड बी सम कोर मसल स्ट्रेंथनिंग, सम प्री जैसे जो भी आपका इवेंट है, कंपटीशन है, उससे पहले कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग कैंप्स होने चाहिए एटलीस्ट फ्यू वीक्स बिफोर दैट, सो दैट बच्चों को इंजरीज ना हो. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे और भी लोग आते हैं आर्मी से, बड़ी स्ट्रेनस ट्रेनिंग होती है आप लोगों की, तो उससे पहले कुछ ना एक कोई होता होगा शायद, कोई वार्म अप कैंप्स होते होंगे ये कुछ. वार्म अप कैंप्स होते हैं I पर think more than 16 hours they are doing some physical. नहीं, उस टाइम पे क्या था कि ट्रेनिंग इतनी साइंटिफिक नहीं थी, अभी तो बहुत साइंटिफिक है. गुड गुड गुड. अच्छा, उस टाइम पे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर नहीं थे, जी, अभी जी. हॉस्पिटल्स में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर यस खुले यस, हुए हैं. एग्जैक्टली ही बात तो मैं कह रहा तो था. उस टाइम पे ये साइंटिफिक नहीं थे, अभी बहुत साइंटिफिक है कि इन चीज़ों का, क्योंकि आर्मी ने भी रियलाइज किया धीरे धीरे कि ये जो वेस्टेज हो रही है मैन पावर की, हाँ, ये exactly. ये कम होनी एग्जैक्टली. चाहिए. तो इसमें प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. और प्रिवेंटिव में भी एक तो होता है कि एक जनरल हम सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं. कुछ बच्चों को प्री क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाते हैं जस्ट बिफोर द डिजीज सेट्स इन, तो उस पर उनको कैच कर लेना चाहिए सो दैट दे डोंट गो टू द फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लम. आई थिंक यही लेसन है कि स्टर्नस एक्टिविटी है, नेचुरली मिलिट्री आर्मी का ट्रेनिंग ऐसा है, यू कांट अवॉइड इट, बट देयर शुड बी सम प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, एंड इफ समथिंग हैपन्स हाउ टू टेक केयर ऑफ इट एट द अर्लीस्ट. तो इंजेक्शन की जैसे आपने बात की, इंजेक्शन भी 2-3 तरह के होते हैं. वन इज़ कि हम कैनाल में इंजेक्शन लगा देते हैं सेंट्रल में. एक होता है कि फेसेट जॉइंट में, जो छोटा सा जॉइंट है उसके अंदर भी इंजेक्शन लगता है, जिसको हम फेसेट ब्लॉक कहते हैं. एंड थर्ड इज़ नर्व रूट ब्लॉक. अगर आपकी नर्व रूट इरिटेट हो रही है तो उस नर्व के आसपास इंजेक्शन. तो 3-4 तरह के इंजेक्शन होते हैं. तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इंजेक्शन कौन सा लगवाना है. हाँ, मुझे एक्चुअली ये नर्व रूट ब्लॉक का इंजेक्शन हाँ, लगा है. तो इट शुड हैव बीन एक्चुअली फेसेट ब्लॉक, फेसेट ब्लॉक हो, क्योंकि आपके जॉइंट में आर्थराइटिस है, हमें पिन पॉइंट करके जॉइंट में लगाना चाहिए था. जिन लोगों को रेडिकुलोपैथी होती उनको कैनाल में इंजेक्शन लगना चाहिए. तो दैट इज़ अनदर वेग एरिया जो बहुत लोगों को नहीं आइडिया है. So, डॉक्टर साहब, इस जो डीजनरेशन हो रहा है इसको फर्दर रोकने के लिए आगे हमें कोई प्रिकॉशंस वगैरह आप बताएंगे? देखो, इस जॉइंट को तो हम फ्रीज कर ही रहे हैं, इसमें तो फर्दर हो नहीं सकता हाँ है, जी. बट रेस्ट ऑफ द जॉइंट्स को हमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथनिंग करके एंड ए बिट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. करने के लिए ही हम ये ऑपरेशन करा रहे हैं. अभी So तो that- प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, मेन प्रॉब्लम क्या है? फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं लोगे, मैं वॉक नहीं कर सकता. जी जी जी, ठीक है, तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं लोगी तो आपके मसल्स भी वीक हो रही हैं, बिल्कुल. बोन्स भी वीक हो जाते हैं. बोन्स भी वीक हो रही हैं, सब कुछ वीक हो रहा है. तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं सर्जरी कराऊँ, मैं ठीक हूँ और मैं अपनी एक्टिव लाइफ स्टार्ट करूँ. मेरी अभी एक्टिव लाइफ नहीं है, मैं सिटिंग जॉब में ही हूँ अभी, फिजिकल नहीं है, एक्सेप्ट मतलब ओकेजनली स्विमिंग कर लेता हूँ. अब वो भी सीजनल है, जी जी जी. थ्रू आउट द ईयर आप नहीं कर पा रहे हो. तो जब तक मैं फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करूँगा तो शायद मेरे ये जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं रह पाएंगे. बिल्कुल. तो लेसन लर्नड इज़ 1, वी मस्ट हैव ए करेक्ट डायग्नोसिस. 2, अगर आप इस तरह के जॉब में हैं तो देयर शुड बी सम प्रिवेंटिव मैकेनिज्म कि हम यहाँ तक ना पहुँचें. 3, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ. आप बिल्कुल बैठ के बेड रेस्ट करके तो जी सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट प्रॉपर लाइफ जो हम जीना चाहते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो हमें एक प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए. और आप जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं हु विल लर्न फ्रॉम योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स कि जिनको इस तरह के सिम्टम्स हैं, बिकॉज आपको वही मिलेगा जो आप ढूंढेंगे. बिल्कुल. जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगी उस चीज़ की तो यू नॉट सीक इट, तो आपको मिलेगी भी नहीं वो. थैंक यू वेरी मच. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एजुकेटिव फॉर मेनी पीपल. और हम डॉक्टर साहब के पास भी इनके वीडियो के थ्रू ही पहुंचे. बहुत सारे वीडियो देखे हमने इनके, जिससे हमें बहुत नॉलेज मिली. जी, जी. मेरा हमने बहुत फेथ भी गेन किया इसमें. मेरे आपके व्यूअर्स को एक ही सजेशन है कि एक तो सर्जरी से ना घबराएं. अब वो शायद टाइम नहीं रहा जब हम बोले कि स्पाइन सर्जरी बहुत ज़्यादा रिस्की है जी, तो वो टाइम नहीं रहा. तो शायद मैंने अपनी सर्जरी काफ़ी डिले की है और मैंने काफ़ी टॉर्चर सहा है. अगर मैं पहले कर लेता तो मैं इसे अवॉइड कर सकता था. तो अवॉइड करें, कोई हार्म नहीं है उसमें. जी जी. एंड मोस्ट ऑफ द सर्जरीज नाउ वी आर डूइंग एंडोस्कोपिकली. तो ये कोई एक्सटेंसिव या ऐसी कोई वो सर्जरीज नहीं है कि जिसमें फॉलोअप बहुत लंबा है या बेड रेस्ट बहुत लंबा है. तो पीपल आर एक्टिव वेरी फास्ट. तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. सो वी आर यूजिंग एंडोस्कोपिक एंड MIS टेक्निक्स. ठीक है जी. थैंक यू. ओके, थैंक यू. थैंक यू.